तो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 64। सेक्शन 64 के अंदर क्या दिया हुआ है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात हो रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें अच्छे से पता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं होती वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। यानी वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज की कंसेंट बाय वे ऑफ कोerशन ली जाती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ली जाती है, फ्रॉड से ली जाती है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली जाती है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात हम चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट के अंदर बहुत अच्छे से देख के आ चुके हैं। और यहाँ पर जो एग्री पार्टी होती है, यानी वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती, वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको एग्री पार्टी कैंसिल भी कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकती है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने का एक रीजन दिया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसे ही जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल होने के 3-4 रीजन और होते हैं, तो उसके बारे में हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट को लेकर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैंने आपको जितना समझाया आप सिर्फ उतना समझो और आगे बढ़ो। तो अगर हम बात करें कि सेक्शन 64 के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सेक्शन 64 के अंदर बताया गया है रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोला गया है देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए डायरेक्टली लॉ ना पढ़ते हुए पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे सेक्शन 64 में क्या बोला है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। A threatens to kill B if he does not sell his house for rupees 1 lakh to him। तो यहाँ पर जो है A ने B के सर पे बंदूक रखी और बोला कि अगर तुमने मुझे अपना घर 1 लाख रुपए में नहीं बेचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो B बेचारा डर गया। B agrees to sell the house and receive rupees 50,000 as advance। तो B बेचारा डर गया और डर के मारे जो है B एग्री हो गया कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में अपना घर बेच देता हूँ। A ने जो है B को 50,000 रुपीज एडवांस भी दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, B की जो कंसेंट ली गई वो बाय वे ऑफ कोerशन ली गई। B's consent has been obtained by coercion। और हमें पता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें पार्टी की कंसेंट बाय वे ऑफ कोerशन ली जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एग्रीव पार्टी कौन है, बी। एग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। किसके साथ गलत हुआ है, बी के साथ गलत हुआ है। तो बी के ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अब बी की मर्जी है, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो ए के खिलाफ केस फाइल कर दे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा ले। तो अगर बी डिसाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो उस केस में बी जो है वो ए को उसके 50,000 रुपीज वापस करेगा। If B decide to avoid the contract, he will have to return rupees 50,000 which he had received from A। यानी यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एग्री पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे चाहे कंटिन्यू करे। तो अगर एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है तो उस केस में एग्री पार्टी को अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ हो उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से तो एग्री पार्टी को वो बेनिफिट वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा टू अदर पार्टी। तो यही बात हमारे सेक्शन नंबर 64 के अंदर बोली गई है। तो एक बार सेक्शन 64 को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 व्हेन द एग्री पार्टी अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो जब भी एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करती है तो उस केस में जो अदर पार्टी है उसको अब प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमारे केस में बी एग्री पार्टी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा। जैसे ही बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है वैसे ही ए को अब बैलेंस 50,000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। And the party avoiding the contract should restore any benefit he has received under the contract to the other party। और जो एग्री पार्टी है यानी वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रही है वो रिस्टोर करेगी एनी बेनिफिट, जो भी बेनिफिट उसे रिसीव हुआ हो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ में आ गया। तो सेक्शन 64 सिंपली बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 65। तो सेक्शन 65 में हम दो चीजें देखेंगे, एक हमारा वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने अलग से वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस सेक्शन को देखने से पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर होगा। तो जो बातें मैंने वहां बता दी उसके बारे में मैं यहाँ डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट की और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस सेक्शन का भी हम डायरेक्टली लॉ ना पढ़ते हुए इस सेक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको हम बाद में देखने वाले हैं। तो देखो, दो चीजों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, एक वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नोन टू बी वॉइड, एक होता है हमारा डिस्कवर टू बी वॉइड। इसके बारे में भी मैंने इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट की वीडियो में बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कशन किया हुआ है, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। तो हमारे वॉइड एग्रीमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक नोन टू बी वॉइड, दूसरा डिस्कवर टू बी वॉइड। तो अभी ये होता गया उसको छोड़ो, पहले ये समझो कि ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
यहाँ पर ये सेक्शन लग रहा है, ध्यान से देखो, ये सेक्शन लग रहा है ऐसे वॉइड एग्रीमेंट जो डिस्कवर टू बी वॉइड होंगे। और किसके ऊपर लग रहा है? और लग रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। यानी किसके ऊपर नहीं लग रहा है? वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जो नोन टू बी वॉइड वाले एग्रीमेंट होते हैं उनके ऊपर नहीं लग रहा है। यानी सेक्शन 65 डज नॉट अप्लाई टू एग्रीमेंट विच आर नोन टू बी वॉइड। सेक्शन 65 नोन टू बी वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये सेक्शन 65 किसके ऊपर लगेगा और किसके ऊपर नहीं लगेगा, ये हमें पता चल गया। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो अगर किसी एग्रीमेंट में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग हुआ अदर देन फ्री कंसेंट को छोड़कर, तो आपका एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब मैंने फ्री कंसेंट को क्यों उठाया? क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कंसेंट मिसिंग होता है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऊपर अभी हम देखते हैं सेक्शन नंबर 64 में। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है आपको पता चल गया। तो अगर एग्रीमेंट बनते टाइम उस एग्रीमेंट में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। एग्रीमेंट बनते टाइम, यानी जब एग्रीमेंट बन रहा है उसी टाइम पर कोई एक एसेंशियल एलिमेंट आपके एग्रीमेंट में मिसिंग है। अब यही एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग के बारे में अगर पार्टीज को पहले से पता है, यानी पार्टीज जानती हैं कि जो एग्रीमेंट वो कर रही हैं वो एग्रीमेंट वॉइड है, तो इसका मतलब ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा हमारा नोन टू बी वॉइड। और अगर ऐसा हो कि आपका एग्रीमेंट तो वॉइड है, यानी एग्रीमेंट करते टाइम उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, लेकिन उसके बारे में एग्रीमेंट करते टाइम पार्टीज को नहीं पता और पार्टीज को बाद में पता चलता है, बाद में डिस्कवर्ड होता है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो वो कहलाएगा हमारा एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। अभी हम इन सबके एक एक दो दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी नोन टू बी वॉइड और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, इनके बारे में अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में समझना है कि ये क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, विद एग्जांपल समझना है। तो आप जाकर इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट वाली वीडियो को देखो, वहां पर मैंने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अब अगर मैं बात करूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वॉइड है। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पूरी तरीके से वैलिड है, जिस समय वो बन रहा था उस समय वो पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा इवेंट हैपन हुआ जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, इलीगल हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 65 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं पहले। तो सेक्शन 65 कह रहा है when an agreement is discovered to be void or a contract become void, any person who have received any benefit under such agreement or contract is bound to restore it or make compensation for it to the person from whom he received it। तो क्या बोला है यहाँ पर कि जब कभी भी एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड बनेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बनेगा, यानी वॉइड एग्रीमेंट बनेगा या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उस केस में एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने कोई बेनिफिट रिसीव करा हो अंडर सच एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पर्सन बाउंड होगा टू रिस्टोर इट। यानी अगर किसी पर्सन ने वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट रिसीव करा होगा तो वो पर्सन उस बेनिफिट को रिस्टोर करने के लिए बाउंड होगा। किसको बाउंड होगा? टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, उस पर्सन को जिससे उसने वो बेनिफिट रिसीव करा होगा। और कई बार जो है बेनिफिट रिस्टोर करने के साथ साथ कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है। अब कंपनसेशन कब पे करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो पहले क्या बोला गया है, इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन लॉ क्या कह रहा है उसको समझना पहले जरूरी है कि अगर जब कभी भी कोई वॉइड एग्रीमेंट बनेगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उस केस में कोई भी पर्सन जिसने कोई बेनिफिट या एडवांटेज रिसीव करा होगा वो पर्सन बाउंड होगा टू रिस्टोर इट। वो पर्सन बाउंड होगा कि वो उसको वापस करे। किसको वापस करे? उस पर्सन को वापस करे जिससे उसने वो रिसीव करा है। तो अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। अब ये एग्जांपल देखते हैं। ए पेज बी ₹5000। ए ने बी को 5000 रुपए पे करे। क्यों पे करे? इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स टू ए। बदले में बी ने प्रॉमिस करा था कि वो ए को अपना घोड़ा बेचेगा। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। लेकिन बाद में पता चला कि जिस टाइम पर ए और बी के बीच एग्रीमेंट हो रहा था उसी टाइम पर घोड़ा मर चुका था। अब ये कैसे हुआ? जब बी जो है ए को हॉर्स सेल करने का ऑफर देने के लिए अपने घर से निकला था तो उस टाइम पर घोड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही बी अपने घर से निकला उसके थोड़ी देर बाद घोड़ा मर गया। अब घोड़े के मरने के बारे में बी को तो नहीं मालूम था, बी तो ए के घर पे चला गया था और ए के घर पे ए और बी ने मिलकर ये एग्रीमेंट करा। अब घोड़े की डेथ के बारे में ना ए को पता था ना बी को पता था, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ए ने बी को 5000 रुपए भी दे दिए, लेकिन जब ए घोड़ा लेने के लिए बी के साथ बी के घर पे आया तब पता चला कि घोड़ा तो मर गया और घोड़े की डेथ किस टाइम पर हुई थी? एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। तो ए और बी जो एग्रीमेंट कर रहे थे वो एग्रीमेंट बनने से पहले ही इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था। यानी हमारा जो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो तो एग्रीमेंट बनने के टाइम पर ही मिसिंग था। तो ये जो ए और बी ने एग्रीमेंट बनाया है ये एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा।
और कौन सा वाला वॉइड कहलाएगा? क्या पार्टीज को एग्रीमेंट बनाते टाइम पर पता था कि ये एग्रीमेंट वॉइड है? बिल्कुल नहीं। नाइदर पार्टीज वाज अवेयर, दोनों में से किसी भी पार्टी को नहीं पता था कि घोड़े की डेथ हो चुकी है। यानी ये वॉइड एग्रीमेंट जो है वो कहलाएगा हमारा डिस्कवर टू बी वॉइड। बाद में पता चला, बाद में डिस्कवर्ड हुआ कि ये वॉइड एग्रीमेंट बन गया, पार्टीज को पहले नहीं पता था, तो ये नोन टू बी वॉइड का केस नहीं है, ये डिस्कवर टू बी वॉइड का केस है। तो अब जो हमारा एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड है वो तो कवर होता है सेक्शन नंबर 65 के अंदर, और सेक्शन नंबर 65 कहता है कि अगर आपका एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड हो जाए तो उस केस में कोई भी पार्टी ने अगर कोई बेनिफिट रिसीव करा हो तो वो पार्टी जो है उस बेनिफिट को रीस्टोर करेगी दूसरी पार्टी को। तो यहाँ पर ए ने बी को 5000 रुपीज दिए थे, जो कि अब बी ए को वापस करेगा। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एंड मस्ट रीपे ₹5000 टू ए। तो एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड का केस आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए एक सिंगर है, तो एक दिन ए और बी जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ए जो है बी के कॉन्सर्ट में आकर गाना गाएगा, और बी ने जो है ए को 1000 रुपीज एडवांस दे दिया। लेकिन जब कॉन्सर्ट का दिन आया उस दिन जो है ए की तबीयत खराब हो गई, ए इतना बीमार होगा कि वो अब गाना नहीं गा सकता। तो अब इस केस में ये बताओ, क्या ए ने जानबूझकर गाना नहीं गाया, जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी? बिल्कुल नहीं। अगर ए जानबूझकर परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करता तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर जब ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना था उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? ए बीमार हो गया, जिसकी वजह से अब ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, ए गाना नहीं गा पाया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पर वैलिड हो और बाद में कुछ ऐसा इवेंट हैपन हो जाए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल और इलीगल हो जाए तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और ए ने जो है यहाँ पर जानबूझकर कुछ भी नहीं करा, तो इसीलिए जो है ए यहाँ पर बाउंड नहीं होगा टू मेक कंपनसेशन टू बी। लेकिन हमारा ये केस है कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, तो इस केस में सेक्शन नंबर 65 लगेगा, और सेक्शन 65 कहता है कि अगर आपके बीच वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी बेनिफिट रिसीव करा है तो वो बेनिफिट उसे लौटाना होगा। तो यहाँ पर ए ने 1000 रुपीज रिसीव करे थे बी से, तो ए जो है बी को 1000 रुपीज वापस देगा। तो ये हो गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस। तो हमने डिस्कवर टू बी वॉइड का केस देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड का केस देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए और बी दो पार्टीज हैं। ए ने जो है एक गोडाउन हायर पे लिया है फ्रॉम बी, कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए, एंड पेड द होल ऑफ द रेंट इन एडवांस, और पूरे 12 महीने का रेंट जो है ए ने बी को एडवांस में पे कर दिया। आफ्टर अबाउट 7 मंथ्स द गोडाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब 7 महीने के बाद क्या हुआ? अचानक ही जो है गोडाउन में आग लग गई और गोडाउन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए। यहाँ पर जो गोडाउन में आग लगी उसमें ए की गलती नहीं है, ए का कोई भी फॉल्ट या नेग्लिजेंस नहीं है। तो अब इस केस में ए ने बी को 12 महीने का रेंट दे दिया था एडवांस में, लेकिन ए ने उस गोडाउन को यूज कितने टाइम तक करा? सिर्फ 7 महीने तक। 7 महीने बाद तो गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ए जाएगा बी के पास और जाकर कहेगा कि मुझे मेरे 5 महीने का रेंट वापस करो, मैंने तुम्हें 12 महीने का रेंट दिया था जिसमें से 7 महीने मैंने गोडाउन का इस्तेमाल करा, तो बचे हुए 5 महीने का रेंट मुझे वापस करो। एक क्लेम कर सकता है रिफंड ऑफ अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द रेंट, जितना भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसका बनता है, यानी 5 महीने का रेंट जो बनता है वो उस रेंट को वापस मांग सकता है। यहाँ पर लगेगा हमारा सेक्शन नंबर 65, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, आग लग गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस केस में अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव करा है तो वो बेनिफिट जो है दूसरी पार्टी को लौटाना होगा। यहाँ पर ए ने बी को 12 महीने का किराया दिया था जिसमें से 7 महीने तो गोडाउन यूज कर लिया, तो 7 महीने के रेंट को हम बी के लिए बेनिफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बचे हुए जो 5 महीने का रेंट है वो बी को एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो वो बी के लिए बेनिफिट है। तो बी जो है उस 5 महीने के रेंट को ए को वापस करेगा। ए वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द रेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड, जो पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी 5 महीने, उस 5 महीने का रेंट जो है ए बी से रिकवर कर सकता है। तो समझ में आ गया, ये भी हमारा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया। तो 3 एग्जांपल हमने देख लिए। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ और देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमने देखा था कि सेक्शन 65 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है और वॉइड एग्रीमेंट पे लगता है, और वॉइड एग्रीमेंट के अंदर भी सिर्फ डिस्कवर टू बी वॉइड पे लगता है, यानी नॉन टू बी वॉइड के केस में हमारा सेक्शन 65 एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेक्शन 65 डज नॉट अप्लाई टू एग्रीमेंट विच आर नॉन टू बी वॉइड। अब एग्रीमेंट नॉन टू बी वॉइड कौन से होते हैं वो भी हमें पता है कि ऐसे एग्रीमेंट जिनके वॉइड होने के बारे में पार्टीज को पहले से पता था, उसके बावजूद पार्टीज ने एग्रीमेंट करा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पी पेज ₹500 टू डी टू बीट टी
द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड द मनी शुड नॉट बी रिकवर्ड। तो पी ने जो है डी को 500 रुपए दिए और बोला कि तू टी को मार के आ जा। तो किसी को पैसा देकर दूसरे को पिटवाना ये तो एक इलीगल एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट हो रहा है पी और डी के बीच वो एक इलीगल एग्रीमेंट है और पार्टीज को पहले से पता है कि ये एग्रीमेंट जो है वॉइड है, उसके बावजूद वो इस एग्रीमेंट को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट हो गया हमारा नोन टू बी वॉइड। अब अगर कल को ऐसा हो जाए कि डी और टी जो है आपस में दोस्त निकले और पी को पता चले कि मैंने डी को 500 रुपए दिए थे लेकिन डी ने जो है टी को मारा ही नहीं, तो क्या अब इस केस में पी जो है डी से अपने 500 रुपए रिकवर कर सकता है? पी ये कह सकता है कि सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग मुझे 500 रुपए वापस मिलने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सेक्शन 65 तो लगता ही नहीं है, तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट तो होगा ही नहीं। तो ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है और किसी भी केस में यहाँ पर कल को पैसा वापस नहीं हो सकता। और वैसे भी ये एग्रीमेंट तो वॉइड के साथ इलीगल भी है और इलीगल एग्रीमेंट में तो कभी भी किसी भी केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। अब एक और केस है जहां पर सेक्शन 65 नहीं लगता और वो कौन सा केस है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ तो उस केस में भी सेक्शन 65 नहीं लगता। अब इनकम्पिटेंट पर्सन कौन से होते हैं हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था। माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया। अगर इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है तो उस केस में भी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं होगा, सेक्शन 65 नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी एक केस है जहां पर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो सकता है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 4 में भी देखी थी, वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर माइनर जो है अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करता है, माइनर अपनी एज को लेकर झूठ बोलता है, तो उस केस में कोर्ट जो है इक्विटेबल ग्राउंड्स पर माइनर को रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकता है। माइनर को कह सकता है कि तुमने जो भी अपनी एज मिस रिप्रेजेंट कर बेनिफिट रिसीव करा है वो बेनिफिट तुम वापस करो सामने वाली पार्टी को। तो समझ में आ गया? बाकी इसके बारे में जो है हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में बात करी थी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे सेक्शन नंबर 65। अब देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए जो है बी को अपनी लैंड सेल कर रहा है, कितने में? 4 लाख रुपीज में, 4 लाख में। लेकिन बी ने कहा कि मेरे पास जो है अभी 4 लाख रुपए नहीं है। तो बी ने ए से रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे 2-3 महीने का टाइम दो, 2-3 महीने के अंदर जैसे ही मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे से ये लैंड खरीद लूंगा, जब तक तुम इस लैंड को किसी और को मत बेचना। तो अब ए बोला कि तुम मुझसे 2-3 महीने का टाइम मांग रहे हो और क्या गारंटी है कि तुम 2-3 महीने बाद वापस आओगे और मुझसे ये लैंड को खरीदोगे? मैं तुम्हारे इंतजार में 2-3 महीने बैठा रहूंगा, किसी और को ये लैंड नहीं बेचूंगा और कल को अगर तुम वापस नहीं आए तो बी कहता है यहाँ पर कि मैं तुम्हें कुछ पैसा एडवांस दे जाता हूँ, सिक्योरिटी के तौर पर दे जाता हूँ, तब तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे। ए कहता है ठीक है। तो बी ने जो है ए को 40,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया। कब करा? एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 40,000 रुपए बी ने क्यों दिया? क्योंकि ए को भरोसा दिलाना था कि बी वापस लौट कर आएगा। अब अगर कल को बी वापस लौट कर नहीं आता तो कॉमन सेंस की बात है ए जो है उस 40,000 रुपए को अपने पास रख लेगा, जब्त कर लेगा, फोरफिट कर लेगा। द अमाउंट टू बी फोरफिटेड बाय ए इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो अब 2-3 महीने निकल गए लेकिन उसके बाद भी जो है बी ए के पास नहीं आया। बी फेल्स टू कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर ही इज रेडी एंड विलिंग टू कंप्लीट द सेल विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। और ना ही जो है बी ए का फोन उठा रहा है, ए से बातचीत कर रहा है, ए को कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे लगे कि बी जो है इस लैंड को खरीदने में इंटरेस्टेड है। ए ने जो है बी का 4-5 महीने इंतजार करा लेकिन उसके बावजूद भी वापस नहीं आया। तो अब इस केस में ए के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और 40,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। क्या ये 40,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट में मिला हुआ बेनिफिट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 40,000 रुपए दिया गया था 2-3 महीने इंतजार करने का। ए को बोला गया था कि तुम 2-3 महीने इंतजार करो और किसी को अपनी लैंड सेल मत करना। ये कोई बेनिफिट नहीं है जो ए को मिला है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 65 नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 65 कंप्लीट, जिसके अंदर हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं हम अपना सेक्शन नंबर 66। तो अगर बात करूं मैं सेक्शन नंबर 66 की, तो सेक्शन नंबर 66 जो है वो हमें कहता है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात हो रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रिसेशन की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें पता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्री पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर ले। और रिसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कैंसिलेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जहां पर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एग्री पार्टी कैंसिल करती है, एग्री पार्टी रिसाइन करती है। रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया जा रहा है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट किसके पास होता है? एग्री पार्टी के पास। और जैसे ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है वैसे ही अदर पार्टी को आगे परफॉर्मेंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। व्हेन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंड द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म इस प्रॉमिस। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आता है, ये तो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं ये सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर एग्री पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करती है तो उस केस में उस रिसाइंड के बारे में उस
कैंसिलेशन के बारे में एग्री पार्टी को अदर पार्टी को कम्युनिकेट करना होगा, यानी सामने वाली पार्टी को बताना होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने जा रहा हूँ। अब वो कम्युनिकेशन कैसे करा जाएगा उसी मोड को बताया गया है हमारे सेक्शन नंबर 66 के अंदर। यहाँ पर जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी गई है। रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल होता है तो उसके कैंसिलेशन का कम्युनिकेशन अदर पार्टी को किस तरीके से होगा, यही बात हमें इस सेक्शन में बताई जा रही है। तो समझ में आ गया आपको कि आखिर ये सेक्शन क्या है, किसके बारे में रहा है। तो ये सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो चैप्टर नंबर 2 में कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा था उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपने कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस सेक्शन को समझें, क्योंकि आपको ये सेक्शन समझ में ही नहीं आने वाला जब तक आप कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर की वीडियो नहीं देखोगे। तो यहाँ पर बोला गया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रिसेशन का कम्युनिकेशन करना जरूरी है, और वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। द रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड इन द सेम मैनर एज अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। प्रपोजल मतलब क्या होता है, ऑफर। तो जिस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेशन होता था सेम उसी तरीके से आपके रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी कम्युनिकेशन होगा, और जिस तरीके से एक प्रपोजल का रिवोकेशन होता है उसी सेम तरीके से यहाँ पर रिसेशन का भी रिवोकेशन होगा। सिमिलरली अ रिसेशन में बी रिवोक इन द सेम मैनर एज अ प्रपोजल इज रिवोक। जिस तरीके से प्रपोजल यानी ऑफर का रिवोकेशन होता है उसी तरीके से उसी सेम मैनर में आपका रिसेशन भी रिवोक होगा। तो आप जाकर पहले ऑफर यानी प्रपोजल का कम्युनिकेशन देखो और उसका रिवोकेशन देखो, उसके बाद जाकर आपको ये सेक्शन समझ में आएगा। बाकी इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। मैं कहूँ कि 1 या 2% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब बच गया हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 67। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 67 जो है वो बात कर रहा है हमारे इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रोमिसी की नेग्लिजेंस के बारे में। प्रोमिसी ने नेग्लिजेंस दिखाई है जिसकी वजह से प्रोमिसर अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पाया। अब प्रोमिसी ने क्या नेग्लिजेंस दिखाई है, एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बी हाउस। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए जो है बी के हाउस को रिपेयर करेगा, लेकिन जब ए बी के घर पे पहुंचता है हाउस रिपेयर करने के लिए तो बी जो है नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, ए को बताता ही नहीं है कि आखिर घर की कौन सी जगह पर रिपेयर का काम करना है। तो क्या इसमें ए की कोई गलती है? प्रोमिसर तो आया था अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रोमिसी ने बताया नहीं कौन सी जगह पर रिपेयर का काम करना है। तो अब इस केस में क्या ए की कोई गलती है, क्या प्रोमिसर की कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। तो ए इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ए जो है अपनी ऑब्लिगेशन से रिलीज हो गया, यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस के लिए ए लायबल नहीं है। तो यही बात ये कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा जब प्रोमिसी नेग्लेक्ट करता है, यानी प्रोमिसी जो है प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी नहीं देता फॉर परफॉर्मेंस। अब रीजनेबल फैसिलिटी नहीं देता का क्या मतलब है, सपोज ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये एग्री होता है कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हारे घर को व्हाइट वॉश कर दूंगा, और बी ए को कहता है कि ठीक है तू मेरे घर पे आ जाना, पेंट के डब्बे मैं ला के रखूंगा। अब यहाँ पर ए जो है बी के घर पे पहुंच जाता है, यानी ए जो है अपना काम करने आ गया बी के घर पे, लेकिन बी ने जो है पेंट के डब्बे मंगवाए नहीं होते, बी जो है पेंट के डब्बे लाया नहीं होता, यानी यहाँ पर जो है बी ने ए को रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई फॉर परफॉर्मेंस, यानी वो चीजें नहीं प्रोवाइड करवाई जिससे ए परफॉर्म कर पाए। तो गलती किसकी? बी की, यानी प्रोमिसी की। तो प्रोमिसर तो अब इस केस में लायबल नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, इफ द प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, तो उस केस में द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड देयरबाय। तो समझ में आ गया, सिंपल सा सेक्शन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख के चलना, एग्जाम में कभी कभार पूछा भी जाता है। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर प्रोमिसी की गलती होती है ना कि प्रोमिसर की। तो ये चारों केस में जो है प्रोमिसर रिलीज हो जाता है फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो जब सारा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। सेक्शन 62 टू 67 सारे सेक्शन देख लिए, अच्छे से डिटेल में देख लिए। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।